गाइस, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मयंक तिवारी और वेलकम है आपका रेसल मयंक के एक और नए एपिसोड में। आज हम रिव्यू करेंगे इंडियापोलिस में हुई रेसल पलूजा की, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक बहुत खासी इवेंट था। हालांकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस इवेंट को एईडब्ल्यू को कॉम्पिटिट करने के लिए, यानी उनको पछाड़ने के लिए किया था। आइए जानते हैं कैसा था ये इवेंट, क्या हुआ इसमें और मेरी क्या ओपिनियन है और आपकी क्या ओपिनियन होगी, आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल शुरू करते हैं इस रिव्यू को। लेट्स स्टार्ट। देखिए, शो की शुरुआत होती है ईएसपीएन के प्रोमो से। ये शो ईएसपीएन में आ रहा था, शुरुआत थी ईएसपीएन में, और इसलिए ईएसपीएन का प्रोमो, उसके बहुत सारे वीडियो पैकेजेस चलाए जाते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि ईएसपीएन स्पोर्ट्स का कितना बड़ा शो है और बहुत सारी चीज़ें। पहले ईएसपीएन का पूरा ताम झाम, पूरा भोकाल सेट किया जाता है। उसके बाद हमारे ट्रिपल एच आते हैं, वो रिंग में आकर कहते हैं कि आर यू रेडी फॉर एंटरटेनमेंट, वेलकम टू डब्ल्यूडब्ल्यूई, वेलकम टू ईएसपीएन। इस तरीके से शो की शुरुआत होती है। उसके बाद कट्टू हम देखते हैं कि एक गाड़ी आकर रुकती है, बड़ी सी गाड़ी आती है, वो ट्रक कहते हैं जिसको उनके यहाँ पर, यूएस में उसको ट्रक कहा जाता है। उसमें से उतरते हैं हमारे आपके सबके फेवरेट पैट मैकअफी, जिसको देखते ही साथ क्राउड पागल हो जाता है, खासतौर पर माइकल कोल। वो तो समझ के चलो कि उनका तो दोस्त बड़ी यार आ गया। फिर पैट मैकअफी एरिना के अंदर एंट्री करते हैं, पीछे से ट्रिपल एच आकर उनको ऐसे हक कर लेते हैं और इस तरीके से पैट मैकेफी की एंट्री होती है। पैट मैकेफी एरिना में एंटर करते हैं, माइकल कोर उनको देखकर डांस करने लगते हैं, दोनों भाई दोनों नाचने कूदने लगते हैं, बड़ा मजा आता है पूरा क्राउड। फिर उसके बाद पैट मैकेफी का पूरा चैंट करने लगता है। तो इस तरीके से शो की एक धमाकेदार शुरुआत थी। ये मैकेफी का जो इन्होंने मसाला डाला शो के स्टार्टिंग में, तो लगा कि हाँ, शो कुछ बढ़िया होने वाला है और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो शायद अनएक्सपेक्टेड होने वाली थी। जी हाँ, उसके बाद आती है उस मैच की बारी जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था और ये सबको ही पता था, खासतौर पे मुझे भी एक्सपेक्ट था कि इस शो को किक ऑफ में इस मैच को किक ऑफ में डाला जाएगा। ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना। शो की शुरुआत में ही ब्रॉक लेसनर की एंट्री होती है और भाई ब्रॉक लेसनर की जो एंट्री दिखाई गई है, जिस तरीके का इस समय उसका स्ट्रक्चर है, जो फिजिक है और जिस तरीके से उस पर लाइट के फैक्ट्स और ये सब कुछ धुआंबाजी जो दिखाई गई है, ब्रॉक सच में मैसिव लग रहा था। और इस तरीके से ब्रॉक को जो प्रेजेंट किया जा रहा है, ये वही ब्रॉक लेसनर है जिसको हम पहले कभी देखा करते थे। नॉस्टैल्जिया के जमाने का ब्रॉक लेसनर है, जो बहुत आक्रामक हुआ करता था, खूंखार हुआ करता था। और इस बार ब्रॉक लेसनर को लाया भी इसलिए गया है, कोई ऑर्डिनरी रेसलर नहीं बनाया गया है कि जो किसी से भी हार जाए, रोमन रिंस से हार जाए, जो कि कोडी रोड्स से हार जाए, सेथ रॉलिंस जैसे से हार जाए। भाई ब्रॉक लेसनर है, उसने बड़े बड़े रेसलर को नहीं छोड़ा है क्योंकि वो इतना डोमिनेंस रखता है, चाहे वो बिग शो रहे हो, चाहे मार्क हेनरी रहे हो, चाहे कोई भी बड़े बड़े रेसलर हो, कोई उस आदमी के डोमिनेंस के आगे टिक नहीं पाया। तो इस तरीके से ब्रॉक को इतना मैसिव प्रेजेंट किया जा रहा है इस समय। बहरहाल ब्रॉक लेसनर रिंग में आते हैं। उसके बाद हमारे नेवर सीन 17 जॉन सीना की एंट्री होती है येलो टी शर्ट में। खूब सारे छोटे छोटे बच्चे उनके साथ आते हैं, बड़ा ही खुशनुमा सा माहौल लगता है कि हाँ, जॉन सीना आ गए हैं। सारे बच्चे यू कैन सी मी की स्टाइल में एंट्री करते हैं। उसके बाद जॉन सीना हमेशा की तरह अपना टॉवल दिखाते हैं और रिंग में भाग कर आते हैं। उसके बाद एलिसिया टेलर, जो कि अनाउंसर है, वो रिंग में अनाउंसमेंट करती हैं। उससे पहले जॉन सीना उनके कंधे पे जाके हाथ रखते हैं, जैसे बहुत अच्छी दोस्त हैं उनकी। उसके बाद वही उनका अनाउंसमेंट, द लास्ट रियल चैंपियन नेवर सीन 17 जॉन सीना। इस समय ब्रॉक लेसनर रिंग के बाहर थे। थोड़ा सा अजीब सा था क्योंकि इससे पहले कभी होता नहीं था कि जॉन सीना की एंट्री और ब्रॉक बाहर हो, लेकिन ब्रॉक बाहर थे और अब बारी थी ब्रॉक लेसनर के अनाउंसमेंट की कि उनकी अनाउंसमेंट की जाए। एलिसिया टेलर ब्रॉक लेसनर के लिए क्या ही बोल पाती, उससे पहले हमको आवाज सुनाई देती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज पॉल हेमन। तो भाई साहब, ये था सही तड़का पॉल हेमन का। मुझे तो बड़ा गजब लगा क्योंकि इससे पहले वाली ही स्मैकडाउन में जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर निकलते हैं रेफरी और बाकी लोगों को F5 मारने के बाद, तो सामने पॉल हेमन थे। अब समझ में आया कि ब्रॉक लेसनर को पॉल हेमन के सामने क्यों लाया गया था और कोई ना कोई खिचड़ी इन दोनों की पक रही है जो आने वाले टाइम में हमको दिखाई देगी। बहरहाल मैच स्टार्ट होता है और जैसा एक्सपेक्ट था मैच ने वैसा ही शुरुआत में डिलीवर किया। जॉन सीना को ब्रॉक लेसनर ने धोना शुरू कर दिया और भाई क्या बच्चों की तरह मारता है जॉन सीना को। हम जॉन सीना को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही कैलिबर वाला और बहुत ही मैसिव पर्सनैलिटी वाला रेसलर मानते हैं, वो जो है भी वो, लेकिन ब्रॉक लेसनर के आगे नहीं। ब्रॉक लेसनर ने जॉन सीना को कुत्ते की तरह मारना शुरू कर दिया।
सुप्लेक्स सिटी शुरू हो गई। उसके बाद इसके बाद जॉन सीना ने थोड़ा रिटेलिएट करने की कोशिश की। हाँ, अच्छा अच्छा मूवमेंट था जहां जॉन सीना ने उनको उठा करके ट्रिपल ए का एक फिनिशर दिया, ब्रॉक खड़ा हो गया, 2 दिया, ब्रॉक खड़ा हो गया, 3 दिया, ब्रॉक खड़ा हो गया। फिर उसे पिन करने की कोशिश की लेकिन ब्रॉक ने उस पर किक आउट कर दिया। उसके बाद जॉन सीना रिंग के पास जाते हैं, वापस आते हैं, लेकिन उतने में ब्रॉक लेसनर ने उन्हें उठा दिया और लगा दिया F5। सुप्लेक्स सिटी तो देखी है, लेकिन इस बार हमने देखा F5 सिटी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, पूरे सात F5 मारे हैं भाई साहब बंदे को। और बंदा जब 6 F5 हो चुके थे तो ब्रॉक ने जॉन सीना को पिन किया, रेफरी ने 1 2 3 किया और जॉन सीना हार गया। ये बड़ा शॉकिंग था। लग रहा था कि जॉन सीना शायद से किक आउट करेगा क्योंकि मैच शायद खिंचेगा, कुछ तो नया होगा, लेकिन नहीं, मैच बिल्कुल कचरा था, मैं आपको साफ बताऊं। हाँ, ब्रॉक का प्रेजेंटेशन जिस तरीके से रखा है, जिस तरीके से ब्रॉक को दिखाया जा रहा है, आने वाले टाइम में ब्रॉक कितना खूंखार बन जाएगा, कितना खतरनाक हो जाएगा पहले से भी ज्यादा, ये WWE हमको दिखाना चाह रही है। लेकिन दूसरे तरीके से देखें, जिस तरीके से जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर चल रहा है और अभी तक वो अपने अपोनेंट्स को डिफीट करते आए हैं, तो लग रहा था कि शायद जाने से पहले जॉन सीना को एक मैच ब्रॉक से जिता दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जॉन सीना को बहुत बुरी तरीके से हराया और ये बड़ा एम्बैरेसमेंट वाला मूवमेंट था। और जॉन सीना फिर भी खड़े होते हैं और निकल लेते हैं, जिस तरीके से वो जाना होता है, उनका थोबड़ा उतरा हुआ था और फिर भी पब्लिक उनके लिए थैंक यू सीना के चैंट करती है। हाँ, एक बात अच्छी है सीना के अंदर कि 5 F5, 6 F5, 7 F5 खाने के बाद भी वो बंदा उठकर अपने पैरों पे जा रहा है, अच्छी बात है। इसके लिए जॉन सीना ही होना पड़ता है। हाँ भाई साहब, ब्रॉक लेसनर ने रेफरी को भी F5 मारा था, बहुत बुरी तरीके से मारा था। ब्रॉक भैया, आपसे विनती है, WWE वाला दिखाओ, लेकिन रेफरी वगैरह जो बेचारे जिनको F5 लग जाता है, उनका इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। वैसे तो होता होगा, लेकिन ये मजाक की बात है। लेकिन तब भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट से भरा हुआ था ये मैच। पहले ही मैच ने मुझे तो बड़ा डिसअपॉइंट कर दिया। भाई, आपकी क्या ओपिनियन है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो मुझे लग रहा है कि जैसा हो सकता है कि ब्रॉक और जॉन की ये फ्यूड है अभी, क्योंकि जॉन के 4 या 5 जितने भी हैं अपीयरेंस और बचे हैं, तो हो सकता है इनकी फ्यूड को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि अभी सीना से लड़ने के लिए और कोई रेसलर तो है नहीं। रैंडी ऑर्टन हो गए, CM पंक हो गए और लोगन पॉल से भी उन्हें भिड़वा दिया गया है, तो हो सकता है कि शायद एक आध मैच और हो। होप सो, हम तो देखना चाहेंगे। यहाँ पे एक और डिसअपॉइंटमेंट वाली बात थी कि जिस तरीके से जॉन सीना ने बच्चों के साथ एंट्री ली है और बच्चों के वो हीरो हैं, बच्चों के फेसेस दिखा रहे हैं। जॉन सीना हार चुके हैं, बच्चा रो रहा है, एक बच्चा तो दिखाया लिटरली रो रहा है, दूसरा बच्चा दिखाया लिटरली वो भी रो रहा है। तो इस तरीके से बच्चों का हीरो हार गया और बड़ा बुरा लगा जॉन सीना को लेकर, बड़ा बुरा था जॉन सीना के लिए ये। इसके बाद हम देखते हैं कि अनाउंसर डेस्क पे माइकल कोल और पैट मैकेफी और ये सब लोग मिलकर बियर का चीयर्स करते हैं। माइकल कोल कहते हैं कि नेक्स्ट मैच जो है वो उसोस एंड ब्रोंसन्स का होना है और कोई नया गेस्ट रेफरी है, ऐसी कुछ बात हो ही रही होती है। कट्टू हमको दिखाया जाता है कि बैक स्टेज में ऊसो ब्रदर्स और ब्रोंसन्स के बीच में हाथापाई शुरू है, तभी वहां पर टकला एडम पियर्स आ जाता है, हे भाई बंद कर ऐसा करके रोकता है। ये तो हर बार दिखाया जा रहा है और कहता है कि इस बार तुम लोगों का मैच को सही तरीके से ऑर्गेनाइज कराने के लिए, बचाए रखने के लिए भाई मुझे किसी स्पेशल गेस्ट रेफरी की जरूरत है। जैसे ये बात बोली जाती है, दिखाया जाता है LA नाइट और वो बन गए इस मैच के गेस्ट रेफरी, क्योंकि LA नाइट का पंगा जे उसो के साथ में भी है और ब्रॉन्सन्स के साथ में भी है, तो पूरी उम्मीद थी कि इस मैच में भयानक वाली भसड़ होने वाली है। कट्टू हम देखते हैं कि ऊसो ब्रदर्स की एंट्री होती है। ऊसो ब्रदर्स का कोई थीम सॉन्ग तो था ही नहीं, तो ऊसो का जे ऊसो वाला ही थीम सॉन्ग हीट वाला प्ले किया गया, क्योंकि वो अभी क्राउड के लिए काफी एनर्जेटिक हो गया है, क्योंकि उस वाले थीम सॉन्ग में क्राउड को डांस करने का, नाचने गाने का मौका मिल जाता है। दोनों भाइयों की एंट्री होती है। जिमी ऊसो सबको टॉर्च जलाने के लिए बोलते हैं मोबाइल का, और इस तरीके से पूरे क्राउड को टॉर्च जलवाया जाता है और अरीना ऐसा लगता है जैसे सितारों से भर गया है। जबरदस्त एंट्री होती है। फिर वो दोनों भाई एंट्री करके रिंग में आते हैं। एक बार फिर से वंस मोर का वो होता है, चैंट लगता है, दोबारा से उनकी म्यूजिक बजाई जाती है, दोबारा से दोनों भाई नाचते हैं। उसके बाद एंट्री होती है ब्रॉन्सन्स की, ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर विद पॉल हेमन। ये लोग भी रिंग में आ जाते हैं। भाई
लेकिन इससे पहले एले नाइट भी रिंग में आ चुके थे और वो थे रेफरी के गियर में। ये मैच जो है बड़ा स्लो पेस में स्टार्ट होता है, सभी अपने नॉर्मल मूव्स लगाते हैं। एले नाइट बीच में थोड़ा थोड़ा बहसबाजी करते हैं, कभी ब्रॉन्सन्स के साथ में, कभी ऊसोस के साथ में। इसके बाद मैच में बड़ा ही मजेदार मोमेंट आता है जहां ब्रॉन्सन रीड रिंग के नीचे से स्टील चेयर निकाल लेते हैं। सामने जिमी ऊसो होते हैं, वो उन्हें मारने को होते हैं, लेकिन तभी एले नाइट उन्हें देख लेते हैं। एले नाइट रेफरी होने के नाते उन्हें मना कर देते हैं, भाई स्टील चेयर से नहीं मारोगे, ऐसा करके उन्हें रोक देते हैं। तो ब्रॉन्सन रीड बेचारे क्या कर पाते हैं, इससे पहले ही जिमी ऊसो उनके पेट में एक लात मारते हैं, स्टील चेयर उनसे ले लेते हैं। अब वही स्टील चेयर जिमी ऊसो के हाथ में, जिसे एले नाइट देखता है और इग्नोर कर देता है। ये बड़ा फनी मूवमेंट था, और वही स्टील चेयर वो ब्रॉन्सन रीड को चिपका देते हैं। उनकी ना तो ब्रॉन्सन रीड से बन रही थी, ना ब्रॉन ब्रेकर से, ना जे से, ना जिमी से। एक और खास बात, क्राउड वी वांट रोमन, रोमन रेंज के भी चैंट लगा रही थी, ओटीसी ओटीसी, इस तरीके से। रोमन रेंज के ना होने के बावजूद भी उस बंदे का भाई कहर था मैच के अंदर। फिर जिमी उसो रिंग के नीचे से टेबल निकाल लेते हैं, उसे रिंग साइड पे लगा देते हैं, लेकिन उतने में ही ब्रॉन्सन रीड उन पे हमला कर देते हैं, उन्हें वहां से अलग कर देते हैं। ब्रॉन ब्रेकर जे ऊसो को स्पीयर लगाने को होते हैं, लेकिन जे ऊसो ने सुपर किक मार देते हैं। अब ये ऊसो ब्रदर्स जो है जिस तरह से सुपर किक इस्तेमाल करते हैं, ये भाई सब्जी तरकारी की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये सुपर किक इनकी जो, तो सुपर किक देखने में अच्छी लगती भी नहीं है, कुछ अजीब सा लगता है, आवाज आती है, मारते हैं, और इस सुपर किक को ना थोक के भाव में मारते हैं, तो वो सुपर किक का इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। जिस तरीके से कभी सुपर किक का जो सही इम्पैक्ट देने वाला बनता था शॉन माइकल्स हार्टब्रेक किड, जब वो सुपर किक मारता था वो अनएक्सपेक्टेड था, वो सडन मारता था, और वो उसका फाइनल मूवमेंट होता था, वो हर जगह सुपर किक नहीं मारता था। ये लोग सुपर किक को कोनियों के भाव में मारते हैं। मैच के बीच में हम देखते हैं कि जे ऊसो और एले नाइट की आपस में बहस भी होती है। एक बार शायद सुसाइड डाइव के समय उनके बीच में कुछ पंगेबाजी हो जाती है। फिर जे ऊसो स्टील चेयर से हमला करने के होते हैं, तो बंदा हट जाता है, एले नाइट को लगते लगते बचता है, तो एले नाइट को लगता है कि शायद वो चेयर उनको मारने वाले थे। तो इस तरह की गलतफहमियां इससे पहले भी दिखाई जा रही थी, और इस मैच में भी इसे कंटिन्यू रखा गया। उसके बाद मैच बड़े नॉर्मल तरीके से ही खत्म हो जाता है। जे ऊसो के सर से खून गिरने लगता है, और ब्रॉन्सन रीड आकर उन पर सुनामी से हमला कर देते हैं, और 1 2 3 करके मैच को खत्म कर दिया जाता है। ये मैच भी कुछ खास नहीं था, ये भी डिसअपॉइंटमेंट से भरा था, क्योंकि लग रहा था कि एले नाइट है, जे और एले का पंगा है, ब्रॉन्सन से अलग पंगा है, ब्रॉन्सन अपनी अलग भसड़ में है, एले नाइट अपने में है, और जे ऊसो लोग, जिमी ऊसो लोग अलग है। तो कुछ बहुत ज्यादा ही अलग तरीके के मूवमेंट और बहुत सी चीजें देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। तो पहला मैच भी ऐसा ही था, और दूसरा मैच भी ऐसा ही था। जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतना ज्यादा इन्होंने इन दोनों मैचेस में डिलीवर नहीं किया। अब